हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज एंड नाउ यू आर वाचिंग विद्या क्रिएटर्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। वहां पे हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, हमारे जो वो लोग हैं जो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी और ख़तरनाक टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिनका मतलब उनके सामने क्लियर नहीं हो पाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट सेंस, दैट आइडिया, जो कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बार यूज़ होता है और आपको हमेशा ये लगता है कि क्या यार इसका मतलब क्या हो सकता है। बहुत एक लाइन में आता, लाइन में चला जाता और हमको पता भी नहीं चलता है कि ये किस प्रकार से यूज़ किया गया था। तो वो चीज़ जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, यानी अगर हिंदी में कहें तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री जो है इसके बिना अधूरी है। हिस्ट्री में आप अक्सर ये जो शब्द हैं ये तब पढ़ते हैं जब आप देखते हैं कि अंग्रेज भारत में आए, यूरोपी भारत में आए। व्हेन यूरोपियंस इन्वेडेड इंडिया, व्हेन ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज, डच एंड अदर यूरोपियन पावर्स दे केम टू इंडिया, दे इन्वेडेड इंडिया एंड दे स्टार्टेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर, देयर बिजनेस, देयर एवरीथिंग, दे जस्ट ट्राई टू एक्सपेंड। तो यहाँ पे आज हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि वो इम्पीरियलिज्म क्या है, कैसे कॉलोनियलिज्म काम करता था, राइट। तो हम लोग सबसे पहले इम्पीरियलिज्म को देखते हैं, जिसका मतलब होता है साम्राज्यवाद। यानी कि अगर हम लोग बात करें इम्पीरियलिज्म को, तो इम्पीरियलिज्म जो है वो आप ऐसे देख सकते हैं कि वो साम्राज्यवाद का एक बहुत बड़ा आंसर देता है। इम्पीरियलिज्म जो है उसका मतलब होता है साम्राज्यवाद। ये वर्ड जो है आपने डिफरेंट फेज में पढ़ा होगा कि साम्राज्यवाद और इम्पीरियलिज्म क्या है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पीरियलिज्म है, इसको समझने के लिए आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, मिडिवल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। लेकिन जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आते हैं तो इसका संबंध हम यूरोपियन से कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे साम्राज्यवाद का मतलब होता है जहाँ पर साम्राज्य का विस्तार हो, यानी साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ हो सकता है और वो कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर कैसे होगा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी सेना, मिलिट्री जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। मिलिट्री के साथ, अब मिलिट्री को देने के लिए आपके पास सैलरी होनी चाहिए, आपके पास वेतन होना चाहिए, धन होना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए होते हैं रेवेन्यू, राइट। तो इम्पीरियलिज्म मीन्स द एक्सटेंशन ऑफ पावर और रूल बाय अ कंट्री ओवर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ एरियाज आउटसाइड ऑफ इट्स बॉर्डर्स। अगर कोई देश अपने बॉर्डर से बाहर जा करके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इन सारी चीज़ों को आगे ले जा कर के एक्सपेंड करता है, अपनी पावर को एक्सपेंड करता है, उस चीज़ को इम्पीरियलिज्म या साम्राज्यवाद कहा जाता है। इम्पीरियलिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है मिलिट्री। पहले देयर शुड बी एन आइडिया, एक आइडिया होना चाहिए जिससे हम अपने एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे, उसका विस्तार करेंगे। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिलिट्री होनी चाहिए। मिलिट्री को देने के लिए हमारे पास धन या करेंसी या वेतन या रिसोर्सेज होने चाहिए, और उन सारी चीज़ों के बाद हम जो है एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन पावर में सबसे पहले हमने इसके लिए ब्रिटिशर्स को देखा है कि ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी पावर को कैसे एक्सपेंड कर रहे थे जब वो इंग्लैंड में थे, और वहीं से उनका आगे बढ़ने का तरीका हम जानने की कोशिश करते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्यवादी था, ही वॉज एन इम्पीरियलिस्टिक पर्सन। सो उसने अपने साम्राज्य को फैलाया। समुद्रगुप्त को देखें, बहुत सारे राजा ऐसे थे जो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न फेज में यूरोपियंस में, खासकर ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की। तो पॉलिटिक्स में पावर को एक्सपेंड करना, इकोनॉमिक को एक्सपेंड करना, ये सारी चीज़ों के लिए हमको एक शक्तिशाली या पावरफुल मिलिट्री चाहिए होती है। ये बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेंशन के आइडिया के लिए अगर आपको मिलिट्री चाहिए तो आपको रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई कंट्री भी चाहिए, कोई ना कोई प्लेस भी चाहिए।
यानी कि अगर हम मिलिट्री को देने के लिए रिसोर्सेज मैनेज करेंगे तो वो रिसोर्स कहाँ से आने चाहिए, क्योंकि कोई भी देश जब बहुत बड़ी मिलिट्री रखता है उसको देने के लिए उसको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मनी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ऐसी कंडीशन में ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया। अब दिस मे बी डन बाय एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज बाय कॉन्क्वेस्ट और अदर मीन्स एंड मेकिंग देम डिपेंडेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो कॉन्क्वेस्ट को जीतने के लिए अपनी कॉलोनीज को डेवलप किया। कॉलोनीज को डेवलप करने के पीछे का आइडिया ये था कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको वो कॉलोनी मैनेज करें। जो रिसोर्सेज हैं जो कि मिलिट्री को देने हैं, जो कि सेना को देने हैं, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? उसके लिए रिसोर्सेज आएंगे उन देशों से जिनको वो कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने डायरेक्टली चुना इंडिया को। वो डायरेक्टली रूल कर रहे थे इंडिया में और इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे चाइना में। तो इम्पीरियलिज्म जो थे, अलाउद्दीन खिलजी भी इम्पीरियलिज्म के थॉट को रखता था और ब्रिटिशर्स में सबसे ज़्यादा इम्पीरियलिस्टिक पर्सन जो था लॉर्ड वेलेस अली था, राइट। तो उसने क्या किया था, अपनी मिलिट्री को बढ़ाने के लिए वहाँ छोटी छोटी जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम रहता तो अपनी कॉलोनी छोटी छोटी डेवलप की और उनके ऊपर अपनी मिलिट्री का भार डाल दिया कि भैया आप अपनी जो है रिसोर्सेज जो है मैनेज करिए, हमको पैसा दीजिए, हम अपनी मिलिट्री आपके यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट। एक इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और ये एंशिएंट मिडवल मॉडर्न वर्ल्ड लेवल पे भी आप देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हम देखेंगे एक फिगर के जरिए कि इम्पीरियलिज्म क्या है। तो इम्पीरियलिज्म में क्या होता है, मेट्रोपोल। मेट्रोपोल का मतलब हो गया मदर कंट्री, यानी पेरेंटल कंट्री है, उसकी जो कॉलोनीज डेवलप होंगी उसको बोला जाता है मदर कंट्री, मेट्रोपोल। और एक्सटेंशन ऑफ पावर और रूल ओवर वर्ल्ड कैसे होगा? डायरेक्ट रूल के लिए इंडिया मैंने बताया था, इंडिया, और इनडायरेक्ट रूल के लिए चाइना। यानी कि ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्टली चाइना को एम किया और डायरेक्टली इंडिया को एम किया। और यहीं से आपको बहुत बड़ी एक तरीका मिला कि कैसे वर्ल्ड में अपनी पावर को लिमिट होते हुए भी अपनी पावर को अनलिमिटेड किया जाए। यानी जब हमारे पास बहुत कम पावर है तब हमारे पास आइडिया आता है कि हमको पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेर करना है और उससे हमारे पास वो आइडिया काम कर रहा होता है। आइडिया काम जब करता है तो उसके लिए हमको मिलिट्री रिसोर्सेज सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और आप देख सकते हैं कि चाइना को उन्होंने किस तरीके से इनडायरेक्टली रूल किया। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे किस तरीके से सेंस काम कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कल्चरल डोमिनेशन भी होता है, यानी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, अपने आप को बेस्ट दिखाना। और किस तरीके से सबसे पहले जिस देश में जाते हैं वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं यहीं से आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया चाइना को कैसे जीत सकता है बगैर लड़े। आप समझ सकते हैं, चाइना को हराने की कुव्वत इंडिया के पास में है और वो तरीका हमको एंशिएंट मिडवल मॉडर्न में हर जगह देखने को मिलता है कि किस तरीके से चाइना को हम पॉलिटिकली जो है उसको दबा करके, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे एक ही टाइप का रूल है जिसको पहले कम्युनिज्म कहा जाता था, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास सारा क्या है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको हम कुछ ना कुछ चाइनीज़ मैंड्रीन वैंड्रीन सिखा करके उनके ऊपर भेज दें कि भैया इनके साथ बात करिए। बात करने के साथ अपना, आप जानते ही हैं भारत के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं और वो पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं, लीड कर भी रहे हैं। तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने चाइना और इंडिया को चुना और वहाँ पे कॉलोनीज डेवलप की। कॉलोनीज, अब पहले कॉलोनी समझिए, कॉलोनी किसे कहते हैं, कॉलोनी को किसे कहते हैं? कॉलोनी का मतलब होता है जहाँ पर एक ही कल्चर, एक ही रेस, एक ही लैंग्वेज, एक ही रिलीजन के लोग एक साथ रहते हों, उसको कॉलोनी कहा जाता है। यानी वो बस्ती टाइप की होती है जहाँ पे एक ही प्रकार के संस्कृत रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं, वो कॉलोनी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी कॉलोनी डेवलप करना शुरू की। और कॉलोनी जब डेवलप की तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया के कल्चर को, चाइना के कल्चर को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की और लोकल लेवल पे वहाँ की सारी के सारे कल्चर को सीखा। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी चीज़ है कि बिना बड़ी सेना हुए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखते हुए भी उन्होंने पूरे विश्व पे रूल कर लिया। समझ में आता है। फिर उसके बाद क्या है, सोशल लाइफ आउटसाइड इट्स बॉर्डर। मैं सोशल लाइफ की बात कर रहा था, सोसाइटी में ही, मतलब सोशल जो हमारी सोशल लाइफ है उसी का पार्ट कल्चर है।
तो किस तरीके से कल्चर अडॉप्ट करके हम उनके कल्चर को फॉलो करके उनको अपने साथ मिला करके उसके ऊपर अपना रूल कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। इंडियंस के साथ वो पावर है, इंडिया के पास वो पावर है कि वो जाकर के कहीं ना कहीं चाइनीज़ को डोमिनेंट कंडीशन में अपने अंडर में रख सकते हैं, खुद ऊपर प्रभावशाली तरीके से आ सकते हैं और चाइना को अपने अंदर ला सकते हैं। कैसे, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से, कि सोशल लाइफ जो होती है वो वहाँ के लोगों के विचारों को प्रभावित करती है। इम्पीरियलिज्म में एक थॉट है, इम्पीरियलिज्म भी क्या है, थॉट है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने उस थॉट के ज़रिए यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया और धीरे धीरे जब वो यहाँ पर रहने लगे तो उन्होंने यहाँ की कमियों को टारगेट करके यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड करना स्टार्ट किया था। तो अगर हम किसी कंट्री में किसी कंट्री को कॉन्क्वेस्ट करना चाहते बिना लड़े, क्योंकि आप आज जानते हैं कि आज के समय में लड़ना इतना आसान नहीं है, कैसे, उसके कल्चर को अपने प्रभाव के अंदर ला करके। फिर इकोनॉमिक लाइफ आउटसाइड इट बॉर्डर्स, ये बात कर रहे हैं, यानी जब हम अपने देश के बाहर किसी की इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे, तो अपने देश के बाहर अब चाइना की इकोनॉमी को कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया और चाइना का ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा नहीं है और इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है कुछ चीज़ों में। ऐसी कंडीशन में हम इकोनॉमिकली चाइना को कभी भी, अभी रिसेंट एरियाज में अभी जो फेज चल रहा है उसमें इकोनॉमिक लाइफ में हम उनको हरा नहीं सकते। अभी हमको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म करने हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं और आने वाले समय में शायद उसको हम पीछे छोड़ेंगे। फिर पॉलिटिकल लाइट आउटसाइड इस बॉर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको, अगर आप एक इम्पीरियलिस्टिक रूलर हैं और आप भारत का विस्तार, भारत के बाहर जाते हैं, तो आपको वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करना पड़ेगा या पॉलिटिकल सिस्टम में अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है लगाना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक जी पीएम बने हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना में तो अभी वो सिस्टम नज़र नहीं आ रहा कि उसकी पॉलिटिक्स को हम प्रभावित कर पाए, लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड का हर एक कंट्री धीरे धीरे डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर हम उसके कल्चर को कंट्रोल करते हैं, चाइना के कल्चर को कंट्रोल करते हैं, तब हम वहाँ की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को प्रभावित करने के लिए वहाँ के लोगों का साथ होना जरूरी है। तो जो इम्पीरियलिज्म है वो उसके इतने दायरे आपको मैंने दिखाए हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Imperialism is the system which prevails in the metropole and colonialism is the system of domination which prevails in the colonies। यानी जब इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं, साम्राज्यवाद की बात करते हैं, तो साम्राज्यवाद जो है कहाँ पे होता है? साम्राज्यवाद जो है प्रिवेल्स इन द मेट्रोपोल, यानी उस देश में जो पेरेंट कंट्री है वहां पर रहता है। पेरेंट कंट्री यानी पेरेंट कंट्री के अंदर प्रिवेल करता है इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद उसमें प्रिवेल करता है। कॉलोनियलिज्म इज द सिस्टम ऑफ डोमिनेशन विच प्रिवेल्स इन द कॉलोनीज। जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद कहाँ पे काम करेगा? जहां पर उन देशों की कॉलोनी है। यानी अगर भारत यानी इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बना था, तो जो भारत में उपनिवेशवाद था वो भारत में होगा, ब्रिटेन में नहीं होगा। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस डिफरेंस को समझाने की कोशिश की है। इट मे बी दस डिफाइंड एज द सिस्टम बाई विच द कॉलोनी इज एक्सप्लॉइटेड इन द डिफरेंट स्टेजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ द मेट्रोपोलिस। यहाँ पर कॉलोनी को किसी अलग अलग प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और किया जाता है, ताकि जो उसका पेरेंट कंट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हो। और इकोनॉमिक बेनिफिट को हटाने के लिए वो किसी भी देश के कल्चर के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यानी इंडिया में जिस प्रकार का रूलिंग सिस्टम था, वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था, लेकिन उन्होंने हमारे कल्चर के साथ, हमारी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करके हमको दबाने की कोशिश की और दबाया भी। कैसे? क्योंकि उन्होंने 100 साल तक, फॉर 100 ईयर्स या मोर देन 100 ईयर्स, उन्होंने हमारे कल्चर के ऊपर काम किया। जब उन्होंने सबसे पहले एक बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम वॉज द फर्स्ट बुक विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश।
तो भारतीयों को ये लगा कि यार ये लोग क्या इंडियन लिटरेचर से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए। नो माय डियर, इंस्पायर नहीं थे, वो देख रहे थे कि भारतीय समाज की क्या कमियां हैं। फिर उन्होंने गीता पढ़ने की कोशिश की, गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया, संस्कृत सीखी, बहुत सारे काम उन्होंने किए। यानी कि हम अगर चाहें तो इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, मैं आपको बताने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जहाज को डुबोने के लिए कभी कभी उसको अटैक करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें छोटा सा छेद करने की ज़रूरत होती है, पूरा जहाज डूब सकता है। आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म का जो डिफरेंस है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आगे की। In other words, the same system of capitalism which produces development in the metropolis creates underdevelopment in the colony. जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म जो है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है डेवलपमेंट मेट्रोपोलिस में। यानी कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद कैपिटलिज्म, ये सबसे ज़्यादा फायदा किसको पहुंचाएगा? ये फायदा पहुंचाता है मेट्रोपोलिस को, पेरेंट कंट्री को। जिस देश में ये शासन व्यवस्था है, पूंजीवाद कॉलोनी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके फायदा पहुंचाता है किनको? मेट्रोपोलिस को। यानी उन देशों को फायदा पहुंचाता है जिन देशों में ये व्यवस्था, ये विचार लाया गया कि अपने साम्राज्य को बाहर तक ले जाया जाए थ्रू ट्रेड, पॉलिटिक्स, कल्चर, इन सब के जरिए। तो कैपिटलिज्म क्या सिस्टम है कि जिसमें डेवलपमेंट मेट्रोपोलिस में होता है, यानी पेरेंट कंट्री में होता है, और वो डेवलपमेंट कॉलोनी में जो है वो नहीं होता है, लेकिन वो अंडर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे पेस कम होती है, स्पीड कम होती है। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? पेरेंट कंट्री को। अंडर डेवलपमेंट जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? कॉलोनी का। And the colony get linked with the world capitalist system, but in a subservient way. For example, how railway construction produced economic development in the metropolis Britain, but was used to maintain underdevelopment in India and to transform it into a colonial society. यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो कॉलोनी है, इसका लिंक जो है विश्व के पूंजीवाद के साथ में हो जाता है, और वो किस तरीके से पूंजीवाद की जो जड़ें हैं, कैपिटलिज्म की जो जड़ें हैं, वो किस देश को ज़्यादा फायदा पहुंचा रही हैं। आपको जान के आश्चर्य नहीं होगा कि जब इंडिया में रेलवे लाई गई तो वो एक इंडस्ट्री के रूप में लाई गई थी, यानी उसमें शेयर होल्डर्स थे। उसका कोई भी मकसद इंडिया के लोगों को फायदा पहुंचाने का नहीं था, आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो ट्रेन यहाँ पे लाई गई, जब यहाँ पे रेलपात बनाए गए, तो लोगों को उससे फायदा हुआ, हमारे अंदर नेशनलिज्म भी बढ़ा। लेकिन क्या उनका मकसद ये था? नहीं। यहाँ पे वो पैसा लगा रहे थे, उससे जो प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट वहाँ पे लेके जा रहे थे। तो अंडर डेवलपमेंट कॉलोनी में होता है, लेकिन कैपिटलिज्म का मेन जो बेनिफिट है किसको होता है? पेरेंट कंट्री को होगा, मेट्रोपोलिस को होगा। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें एक और हम डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंपीरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेट्रोपोल में है, और कॉलोनियलिज्म का सिस्टम जो है कॉलोनीज में है, ये क्या एक क्वाइन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, टू पार्ट। साम्राज्यवाद कहाँ मिलेगा? साम्राज्यवाद होगा पेरेंट कंट्री में, कॉलोनी में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद कहाँ होगा? कॉलोनी में होगा, क्योंकि वो पेरेंट कंट्री का एक ब्रांच है, पेरेंट कंट्री का एक हिस्सा है। तो ये एरिया जो है अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा, ये एरिया जो है अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा, और ये फुली डेवलप्ड हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी जो है अमेरिका की है, और वो इंडियन कंपनी में शेयर होल्डर बन जाती है, तो इंडिया के लोगों को उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा जो है वहाँ के शेयर होल्डर को बैठे बैठे हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए वो उससे कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन
हमारे देश में जब वो इन्वेस्ट करेगा तो उस पैसे का यूज जो है हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, अपने डेवलपमेंट में करते हैं, अपनी कैपिटल को बढ़ाने में करते हैं, लेकिन मेन फायदा शेयर होल्डर ले जाता है, क्योंकि उसके लिए उसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कंपनी वहीं की हो और इंडिया में आ जाए, तब समझिए कितना फ़ायदा वो ले जा रही है। तब इंडिया उसका फ़ायदा उतना नहीं ले पाएगा जितना फ़ायदा उस अमेरिका की कंपनी को मिलेगा। यही यहाँ पर एक तरीका है, यानी जब अमेरिका अपने ट्रेड को, अपनी इकोनॉमी को बाहर एक्सपेंड करता है तो वो भी एक पार्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म होता है, साम्राज्यवाद का एक भाग होता है। ठीक है, कॉलोनियलिज्म जो है वो इनडायरेक्ट रूप में आपके ऊपर प्रभाव डालता है, डायरेक्ट रूप में नहीं करता, क्योंकि अब आप सोवरेन कंट्री हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिकल बेनिफिट उसके अंडर में आ जाते हैं। अब हम सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें देखते हैं कि therefore the two can be said to be the two sides of the same coin, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इम्पीरियलिज्म से ही कॉलोनियलिज्म पैदा होगा, याद रखिएगा, साम्राज्यवाद से ही औपनिवेशवाद पैदा होगा। From the metropolis side it is imperialism and from the colony side it is colonialism। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप इसी सिस्टम को पेरेंट कंट्री के रूप से देखते हैं, मेट्रोपोलिस कंट्री की तरफ से देखते हैं तो ये साम्राज्यवाद हो जाता है, लेकिन जैसे ही किसी कॉलोनी से, उपनिवेश से देखते हैं तो उपनिवेशवाद हो जाता है। द फिनोमेना ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड द colonialism also need to be classified into formal and informal forms, or colonialism and the semi-colonialism respectively. Formal, it involves the annexation of territory and thus direct political rule, for example India। यानी इम्पीरियलिज्म को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट रूल करने के लिए, एक इनडायरेक्ट रूल करने के लिए। डायरेक्ट रूल में क्या होता है कि वो हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनको एनेक्स कर लेता है, उसका विलय कर लेता है, हमारी जो टेरिटरी है उसके बहुत सारे पार्ट को अपने डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में एनेक्स कर लेता है, विलय कर लेता है और हमारे पर डायरेक्टली रूल करता है, जैसे वो इंडिया में कर रहा था। तो ये डायरेक्ट एनेक्सेशन है, ये तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट पॉलिटिकल रूल या डायरेक्ट इम्पीरियलिज्म। अब दूसरी बात करते हैं, इन द केस ऑफ सेमी कॉलोनी लाइक चाइना, कंट्रोल वाज ओवर द इकोनॉमी रेदर देन ओवर द पॉलिटी। चाइना में उन्होंने एनेक्सेशन बहुत कम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वहाँ के इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को मैनेज करने की कोशिश की और उसके ज़रिए उन्होंने वहाँ पे सेमी इम्पीरियलिज्म लगा दिया। सेमी इम्पीरियलिज्म का मतलब हो गया अर्ध साम्राज्यवाद। अर्ध साम्राज्यवाद चाइना है और पूर्ण साम्राज्यवाद का भाग बन जाता है इंडिया। लेकिन मैंने बताया है कि साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज्म का होगा, पेरेंट कंट्री में होगा, तो उस पूर्ण साम्राज्यवाद का प्रभाव और रिजल्ट है इंडिया, और अर्ध साम्राज्यवाद का रिजल्ट है, यानी सेमी इम्पीरियलिज्म का पार्ट हो गया चाइना। ये दोनों के डिफरेंस को आप समझिएगा। Also no one imperial power had a monopoly of control as it was exploited by many powers, like in case of India where it was mainly Britain which retained absolute political control। तो इस प्रकार से आज हमने इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अंतर को समझा। अब हम नेक्स्ट क्लास आपको कल देंगे एक अलग टॉपिक के ऊपर, जिसका टॉपिक है यूरोपियन कंट्रीज़ जो भारत में आती, यूरोपियन कंपनीज, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज हमने इसको बता दिया है, आप अपने कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और इसके अलावा आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर क्या क्या सुनना चाहते हैं, किस क्लास को देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।